Hello and welcome to the first TBM podcast. Today we have with us Mr. Suyash and Miss Ayushi. 2023 was their final and sixth UPSC attempt. But when the UPSC prelims results were declared on 12th of June, both of them couldn't find their names in the list due to the unfair CSAT as they call it. However, when I conducted a poll on the channel, I realized that although 80% of the polling candidates do believe that the CSAT cutoff must be reduced from 33% to 23%, but a good 20% of the pie feels otherwise. So, in this podcast, I would be representing that 20% of the lot. The aim of the podcast is to keep it as fair and unbiased as possible. And at the end of it, of course, it is up to you to decide which side do you find convincing. तो सर इसको हम एंड मैम इसको हम इंग्लिश रखेंगे, हिंदी इंग्लिश मिक्स, इफ यू आर ओके विद Okay, दैट. ओके. तो fine. पहला क्वेश्चन जो मेरा सर आपसे है कि क्या आप यूपीएससी के खिलाफ हैं? आर यू अगेंस्ट द यूपीएससी? बिल्कुल भी नहीं। और इनफैक्ट हम तो हाथ जोड़ के यूपीएससी से, गवर्नमेंट से, दोनों से प्रे करते हैं कि जो हमारी ग्रीवेंसेस हैं और जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं उन पे प्लीज पे अटेंशन, कम टू डायलॉग। और बिकॉज हमने बहुत सारी, लेट मी टेल यू, स्टेप प्रोसेस फॉलो करा है। कैसे करा है? नंबर वन, वी हैव फाइल्ड मोर देन 16,000 रिप्रेजेंटेशन, दैट्स अ ह्यूज नंबर इन इटसेल्फ। उसके बाद we have filed more than 1,000, we have written more than 1,000 letters, handwritten letters to the Honorable Prime Minister of India. And hundreds के around we have filed RTIs, hard copy representations to Honorable UPSC Chairman, Honorable Minister DOPT, Honorable Prime Minister, Secretary UPSC, Secretary DOPT, Honorable President of India's office. तो हमने सारे जितने भी ऑफिशियल चैनल्स हो सकते थे ऑफ कम्युनिकेशन जहां पे हम अपनी ग्रीवेंसेस को रख सकते थे वो हमने किया। तो ये कहना कि आर वी अगेंस्ट यूपीएससी, मैं मानता हूँ बिल्कुल भी नहीं। because we look forward to serve this country, we look forward to serve this government, and the government of the day, the government's in future, and we look forward to get ourselves elected through UPSC. So we are definitely not against UPSC in any manner whatsoever. Okay, ma'am. So the question is to you now. So what are your demands actually? Because there are a lot of misconceptions about your demands. So as of the Siddharth Mishra versus UPSC case and everything that you're doing, every effort you're making, what are they actually for? क्या demands हैं आपकी? See, we have primary three demands, right? The first demand that goes is सबसे पहले तो जो पेपर हुआ था वो हमें भी पता है कि बहुत अनफेयर था, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस उसमें डेफिनेटली थे और हमें इसमें पूरा पूरा यकीन है जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो हमारे फेवर में ही केस का पूरा जजमेंट सुनाएगा क्योंकि हमें पता है डेफिनेटली आउट ऑफ सिलेबस जाके क्वेश्चंस प्रिंट करे गए थे। तो पहली डिमांड जो हमारी है वो ये है कि 33% से क्वालिफाइंग मार्क्स को 23% किया जाए और ऐसा पहले भी यूपीएससी करती है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये 33% से 23% एक वन टाइम सोल्यूशन आप मांग रहे हैं या डिमांड मांग रहे हैं या हमेशा के लिए आप चाहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल चेंज किया जाए यूपीएससी के पैटर्न में? देखिए ये अभी वन टाइम रिलीफ है और स्ट्रक्चरल पैटर्न चेंज जो आपने बहुत अच्छी बात कही तो उसके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि 2024 से जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें सीसैट का पेपर ही ना हो। So we want to remove the CSAT paper as has been recommended by UPSC in its vision document in the year 2019. ये खुद यूपीएससी ने ही रिकमेंड किया था और रिकमेंडेशन के पीछे रीजन भी यही था कि इस सीसैट के पेपर में बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, इट हैज बीन कॉजिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड इट इज सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेटेड दैट वी कॉल इट। सो एज फार एज आई नो केस में तो इतना ही है कि हमें 33% से 23% करना है। तो ये जो डिमांड है सर, अगर आप बता सकते हैं या मैम आप बता सकती हैं कि 2024 में सीसेट हो ही ना, मतलब स्क्रैपिंग ऑफ सीसेट है अगर मैं इसे ऐसे कह सकती हूँ, तो इसके लिए आप कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं? आई मीन व्हाट इज हैपनिंग ऑन दैट फ्रंट? See, I will tell you something regarding this. As far as the first part of your question is concerned कि 33 से 23, ये वन टाइम डिमांड है। वन टाइम डिमांड क्यों है? इसके पीछे दो रीजंस है। नंबर वन, सीडीएस की यदि आप जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है सीडीएस, उसके आप 2014 से लेके 23 तक की यदि आप क्वालिफाइंग मार्क्स देखेंगे तो वो आता है 20% इन ईच पेपर एक्सेप्ट द ईयर 2019।
वहां पे द कट ऑफ वाज रिड्यूस्ड बाय 10% इन पेपर 2 ऑफ सीडीएस एंड उसकी क्वालिफाइंग मार्क्स को 10% रखा गया था। ये तो हुआ यूपीएससी का एक कन्वेंशन। अपार्ट फ्रॉम कि हमने क्यों ये ऐसा रास्ता चुना। और देयर इज अ वेरी पॉपुलर केस गुंजन सिन्हा जैन वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। चूंकि मैं कानून का विद्यार्थी हूं तो मुझे लगता है थोड़ा सा एक कानूनी पक्ष लोगों के सामने रखा जाए। तो गुंजन सिन्हा जैन वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट केस में कोर्ट ने क्या किया था, कट ऑफ को 120 मार्क्स से घटा के 112 पे रखा था और ये भी कहा था, जो शायद आपके मन में और कई सारे बच्चों के मन में सवाल होगा कि जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं मेंस में उनका क्या, उनके राइट्स पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। तो उस चीज को एड्रेस करते हुए मैंने बोला ये कोर्ट है गुंजन सिन्हा जैन वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, उसमें कोर्ट ने कहा था कि जो भी बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं उनकी राइट्स बिल्कुल अपनी जगह सही है, लेकिन जो बच्चों का नहीं हुआ है और यदि एग्जामिनेशन प्रोसेस की गलतियों की वजह से नहीं हुआ है तो उनकी राइट्स को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और वहां पे कोर्ट ने जिन बच्चों को कहा कि जिनका सिलेक्शन हो गया ऑलरेडी वो ठीक है, बट जिनका नहीं हुआ है और यदि एग्जामिनेशन प्रोसेस में जो गलतियों की वजह से नहीं हुआ उनको मौका मिलना चाहिए और कोर्ट ने अलाउ करा। तो उस केस में दो चीजें सामने आई, नंबर वन द कट ऑफ वाज रिड्यूस्ड एंड नंबर टू एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स वेर अलाउड टू राइट द सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन। तो ये तो हुआ आपका फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड पार्ट पे जो आपने पूछा हमसे कि सीसैट को अगले साल से रिमूव करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो आयुषी मैम ने बहुत अच्छा बताया अभी कि 2019 में यूपीएससी की अपनी विजन डॉक्यूमेंट है। एंड लेट मी से अपनी यूपीएससी की खुद की विजन डॉक्यूमेंट है, तो मतलब हम तो हाथ जोड़ के बोल रहे हैं सर मैम प्लीज अपनी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर दीजिए, हम तो कुछ नया नहीं बोल रहे हैं। जो उन्होंने काम तो उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आपने ये चीजें कही थी प्लीज इम्प्लीमेंट दैट। आई बिलीव दैट सैटिस्फाइज। या ओके, तो मैम मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बहुत सारे कमेंट्स जो लोग भी आप वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, बहुत वीडियोस अवेलेबल हैं जो ये कहते हैं कि सीसैट को स्क्रैप कर देना चाहिए, स्पेशली सीसैट 2023 के बाद। तो उस पर आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो एक बहुत ही आपको यूबिक्विटस, मतलब हर जगह, बिल्कुल रेयर नहीं है, हर जगह एक कमेंट मिलेगा कि अगर आप लोग 66 मार्क्स 200 में से स्कोर नहीं कर सकते और आपको पता है घुसने से पहले कि ये भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, तो आप कैसे सिविल सर्वेंट, मतलब दिस इज नथिंग, 66 मार्क्स इज नथिंग, तो फिर क्यों मतलब ये डिमांड, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए 2011 में सबसे पहले सीसैट एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस करा गया था, तो उसके बाद फिर एक आंदोलन शुरू हुआ क्योंकि सीसैट के मार्क्स उस समय प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में जुड़ते थे और इस पेपर के मार्क्स मिला के कट ऑफ डिसाइड करनी चाहती थी। फिर एक आंदोलन शुरू हुआ और उसमें जो हिंदी माध्यम के जो अभ्यर्थी थे उनकी ये सबसे बुलंद आवाज रही कि हिंदी मीडियम के लिए सीसैट डिस्क्रिमिनेटरी है, और वो आज भी है। फाइनली 2014 में ऐसा किया गया था कि गवर्नमेंट ने ये डिमांड को माना था और उन्होंने सीसैट को उस समय क्वालिफाई कर दिया। तो आपको सुनने में बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा या सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा, 200 में से सिर्फ 67 मार्क्स आना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। लेकिन आप देखिए जब से ये पेपर क्वालिफाइंग हुआ है तब से लेके आज तक ये पेपर का लेवल इस कदर हर साल बढ़ता गया है, हर साल बढ़ता गया है कि आज ये स्टेप हमें लेना पड़ रहा है और हमें ये, हम सब एस्पिरेंट्स ये आवाज उठा रहे हैं कि भाई ये सीसैट को ही आप स्क्रैप कीजिए, सीसैट को ही रिमूव करिए। और उसके पीछे रीजन ये है कि मैं साफ सुथरे तरीके से कहूंगी कि यूपीएससी से सीसैट का पेपर अब उसको बनाना नहीं आ रहा है। See, we are living in a country that aims to become inclusive rather than exclusive. और ये एज एन एस्पिरेंट हमें सिखाया जाता है कि आप ऐसी सोसाइटी को डेवलप कीजिए जो कि इंक्लूसिव हो, ना कि एक्सक्लूसिव हो। और ये विजन तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हमें दिखाते हैं और ये इंडिया का विजन है टू क्रिएट एन इंक्लूसिव सोसाइटी। मैं जितने भी एग्जामिनर्स हैं जिन्होंने यूपीएससी का सीसैट पेपर इस साल का बनाया, मैं उनसे क्वेश्चन करती हूँ आपके माध्यम से, क्या आपने ये पेपर बनाते समय ये सोचा था कि जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं जिनकी जनरल स्टडीज में मेरिट भी 45-50 तक जाती है, क्या वो इस पेपर के लिए 67 मार्क्स लेकर आ पाएंगे? क्या आपने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बारे में ये सोचा था कि ये उस कैटेगरी के लोग हैं जिनकी जनरल मेरिट जीएस में मेरिट लिस्ट में कट ऑफ भी अराउंड 60-65 जाती है, तो क्या आपने ये सोचा था कि ये लोग 67 मार्क्स क्लियर कर पाएंगे?
और एक ये सबसे बड़ा इशू है, क्यों मैं कह रही हूँ कि एग्जामिनर को नहीं समझ में आ रहा कि पेपर कैसे बनता है. There are so many topics that has been given in the syllabus itself. Average, percentage, profit loss discount, ठीक है, data interpretation. I just, as an aspirant, I just want to ask the question from the examiner, where is the questions from these topics? Number system and permutation and combination. These were the two topics that dominated the whole paper. और जो क्वेश्चंस 10th लेवल के होने चाहिए थे, जो कि ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन में यूपीएससी के लिखा हुआ है दैट द सिलेबस विल बी ऑफ 10th लेवल न्यूमरेसी, उससे कई गुना आगे बढ़ के ये पेपर था. कैट लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसमें आईआईटी जेई के लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे. नाउ आई वांट टू टेल यू समथिंग, आई एम पीसीएम बैकग्राउंड और 12th क्लास में मैं खुद आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रही थी, और उस समय मैं दिन रात सिर्फ एक काम करती थी, मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करती थी. लेकिन जब मैं एक आईएएस एस्पिरेंट हूँ, सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हूँ, तो मेरे पास मेरा मेजर काम है जनरल स्टडीज पढ़ना. वो एक मेरिट बेस्ड पेपर है, उसके लिए सारे एस्पिरेंट्स अपना पूरा समय देते हैं. आप क्या चाहते हैं, क्वालिफाइंग पेपर के लिए दिन रात करके एस्पिरेंट्स कैट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करें? इवन जो कैट के पेपर की तैयारी करते हैं, उनका सिर्फ एक टारगेट होता है, दिन रात करके सिर्फ एक टारगेट, मैथ सॉल्व करना, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करना. But being an aspirant, I can also, right now I'm the voice of thousands of serious aspirants. On their behalf, I can say that a UPSC aspirant is not made just to solve mathematics of the CAT level, that too from day to night. ओके तो देखिए, जो मैम आपने बोला उसमें से 3-4 पॉइंट्स मैं पिकअप कर रही हूँ, और सर मैं आपसे पूछूंगी. पहली चीज जो थी कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का मैटर, कि इंक्लूसिव बनाना है यूपीएससी का जो मोटिव, ना कि एक्सक्लूसिव बनाने का. तो जब हम इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं तो हमारे पास SC, ST कैंडिडेट्स और OBC कैंडिडेट्स और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स आते हैं. तो यहाँ पे देखिए, मैं आपसे इस चीज में अग्री करती हूँ कि जो कट ऑफ जाती है वो ऑलरेडी, अगर 76 कट ऑफ मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है कि इस बार जनरल कैटेगरी की गई है, तो 76 अगर हम अराउंड 76, 79 जितनी भी गई है, तो 66 के अराउंड कुछ कट ऑफ गई होगी SC कैटेगरी की, उससे कम भी जा सकती है. तो ऑफ कोर्स मतलब हमें ये पता चलता है कि CSAT उनके लिए क्लियर करना ज्यादा मुश्किल है रादर देन जो GS1 का पेपर. तो दिस ऑफ कोर्स आई विल गिव इट टू यू. लेकिन एक चीज जो मुझे आपसे पूछनी है, 10th लेवल. अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे CSAT के टीचर्स का भी ये कहना है, और जो इसमें उनकी एक्सपर्टीज है, कि आपको ट्रिक तो 6th क्लास के टॉपिक से भी किया जा सकता है, और मतलब जो बेसिक न्यूमरेसी या बेसिक लॉजिक और इससे सॉल्व किए जा सकते थे, PNC की कोई जरूरत थी ही नहीं. तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आपके दोनों सवालों का उत्तर दूंगा. उसके पहले छोटा सा 30 सेकंड में जो आपने पिछला सवाल पूछा था मैम से, आयुषी मैम से, कि यदि आप 66% मार्क्स भी नहीं ला पाते हैं 200 में से, तो फिर आप किस लायक है बेसिकली. तो इसका सवाल मैं आपको 2 पिक्चर पेश करना चाहूंगा. केस 1, एक ऐसे बच्चे का प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है CSAT की वजह से जिसको 66.66 मार्क्स आते हैं, और उस बच्चे के या बच्ची की प्रीलिम्स भी क्वालिफाई हो जाती है, उसकी वजह से मेंस भी हो जाती है, इंटरव्यू भी हो जाती है, और बच्चे की फाइनल सिलेक्शन भी हो जाती है, और कुछ लोगों की तो रैंक 8 भी आ जाती है. केस 2, किसी बच्चे का 65.82 आता है, और ऐसे 1-2 केसेस नहीं, हमारे पास कम से कम 30 लोगों की मार्कशीट्स हैं, और ये मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ विथ ऑल ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप कहेंगे तो मैं गूगल ड्राइव में सारे मार्कशीट अटैच करके भी दे दूंगा. 65.82 मार्क्स लाने के बाद भी यदि किसी बच्चे का प्रीलिम्स नहीं होता, उन बच्चों के GS में 80, 90, 100 में मार्क्स आते थे, मतलब दे वर क्वालिफाइंग GS वेरी कंफर्टेबली. ठीक है, और 65.82 फाइनल कट ऑफ वाज ऑब्वियसली 33% आप निकालेंगे, 66.66 उस रेंज में. तो यानी एक क्वेश्चन से भी कम का डिफरेंस है. यदि उस एक क्वेश्चन की कम की वजह से किसी का नहीं हो पाता, और समझिए यहाँ क्यों नहीं हो पाता, उसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके लिए आप यूपीएससी की 2014 से लेकर 2023 तक की आंसर की एनालाइज करेंगे. किसी साल यूपीएससी ने CSAT में कुछ क्वेश्चंस के 2 आंसर सही मान लिए हैं, किसी साल क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया है. आप समझिए यहाँ एक चीज, मान लीजिए मैंने कोई सवाल बनाया, वो सवाल हिंदी वर्जन हो या इंग्लिश वर्जन हो, अलग बात है. मान लीजिए मैंने इंग्लिश वर्जन में उस सवाल का आंसर सही किया और यूपीएससी ने उसको ड्रॉप कर दिया,
बिकॉज उसके हिंदी वर्जन में कुछ एरर्स थी या किसी भी कारण से ड्रॉप किया। तो वो सवाल जो मैंने सही बनाया, मुझे तो वहां 2.5 मार्क्स का लॉस हुआ सीसेट में। और नॉट ओनली 2.5, नेगेटिव मार्किंग ऐड करेंगे 2.67 हो जाता है वो। वहां पे मेरा लॉस हुआ यूपीएससी की गलती की वजह से। और कहीं कहीं मान लीजिए यूपीएससी ने 2 आंसर सही दे दिए कि इस क्वेश्चन का आंसर बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। उस केस में यदि किसी ने दोनों में से कोई भी मार्क किया हो आंसर, तो उसको बेनिफिट हो रहा है। तो आप एक जगह कहीं पे किसी के साथ अनड्यू लॉस कर रहे हैं, दूसरे के किसी को अनड्यू एडवांटेज पहुंचा रहे हैं। तो किसी यूपीएससी की गलती की वजह से, और ऐसा 1 साल नहीं 2 साल नहीं, 2014 to 23 हमने पूरा एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है। और ये सिर्फ सीसेट में ही होता है ऐसा नहीं है मैडम, ये जीएस में भी होता है। तो यूपीएससी की गलती की वजह से किसी बच्चे का यदि 0.5 से 0.8 से क्वालिफाई नहीं होता है, तो ये कहना कि उस बच्चे में काबिलियत नहीं है, और किसी का बॉर्डर पे 66.66 लाके किसी की रैंक हिट आ जाती है, ये कहना कि उस पर्सन में बहुत काबिलियत है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को अपने चश्मे के लेंस को थोड़ा उल्टा के देखने की जरूरत है, और थोड़ी सी आत्ममंथन की भी आवश्यकता है। हाँ, अब आते हैं आपने मुझे सवाल पूछा कि इंक्लूसिविटी और एक्सक्लूसिविटी के बारे में। देखिए, यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जो एक दिन में पेपर तैयार कर दे और मॉक टेस्ट डिलीवर कर दे। एक संवैधानिक संस्था होने के नाते आपकी भारत के संविधान आर्टिकल 38 क्लॉज 2 जो ये कहता है इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो आपकी उत्तरदायित्व ये बनती है कि आपको इसमें आईआईटी वाले बच्चे भी चाहिए, आईआईएम वाले बच्चे भी चाहिए, सरकारी स्कूल वाले बच्चे भी चाहिए, जो बच्चे नॉर्थ ईस्ट के गांव से परीक्षा दे रहे हैं वो बच्चे भी चाहिए, आदिवासी इलाके के बच्चे भी चाहिए, शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चे भी चाहिए, शहरों के बच्चे, गांव के बच्चे। तब जाके आप एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है उसको इस तरीके से साकार करते हैं। और तब जाके देश को कैसे एडमिनिस्ट्रेटर मिलते हैं। यदि देश को किसी एक बैकग्राउंड के एडमिनिस्ट्रेटर्स मिल जाए, तो एक कहीं ना कहीं भारत एक विविधता में एकता का देश है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, तो उसके साथ अन्याय होता है। और यही रीजन है इंक्लूसिविटी पे इतना फोकस किया जाता है, और यही कारण है कि सोशल जस्टिस की बात आती है, यही कारण है कि अलग अलग बैकग्राउंड को प्रमोट करने की बात आती है। तो ये तो हुआ पहला सवाल। दूसरा जो आपने पूछा कि 10th लेवल का सवाल, वो 6 क्लास की ट्रिक से भी सॉल्व हो जाती है। देखिए, इस पे मैं छोटी सी बात आपको ये कहना चाहूंगा नहीं सर, कि एक्चुअली 2 into 2 मेरा जी सवाल ये पूछिए। था, और ये मैंने किसी को कहते सुना है, और काफी एक कोई दिग्गज टीचर ही कह रहे हैं, ये कोई मेरा कथन नहीं है, कि आपको फंसाया तो 6th क्लास के क्वेश्चन में भी जा सकता है, 6th क्लास के बेसिक न्यूमरेसी के नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस। तो अगर तो आपने खुद को इतना प्रैक्टिस नहीं किया है खुद से, तो आप 6th क्लास का भी क्वेश्चन गलत करके आ सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस थे ये थे 10th लेवल के नीचे नीचे, पर आप और बेसिक लॉजिक से सॉल्व हो सकते थे। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, इसका आंसर अगर सबसे मैं देना चाहती हूँ, हाँ जी, मैं एक क्वेश्चन रेफरेंस देना चाहती हूँ। सीसैट में इस साल जितना मुझे ध्यान है, एक क्वेश्चन था जिसमें था कि 10 से लेके 100 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं, उन सब इंटीजर्स का सम कितना होगा। अब आप बताइए, आप एक 6 क्लास के स्टूडेंट्स को ये बोलिए कि 10 से लेके 100 तक जितनी भी डिजिट्स हैं, उन सब डिजिट्स का आप सम बताइए कितना है। तो वो डेफिनेटली 6 क्लास का स्टूडेंट भी कर देगा कैलकुलेशन। लेकिन आप ये समझिए कि वो कैलकुलेशन कितने देर में करेगा। जब आप यूपीएससी के पेपर में वहां बैठे हैं, यू नीड टू सॉल्व मिनिमम 40 क्वेश्चंस। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट से, तो हम कम से कम 40 क्वेश्चंस करके आएंगे, और तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, आपकी जो कट ऑफ है वो किसी ना किसी तरीके से क्लियर हो जाएगी। लेकिन इतने लेंदी क्वेश्चंस, और आप कह सकते हैं कि न्यूमेरिक्स का क्वेश्चन था, लेकिन मैं भी मैथ्स के स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन था। एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो एडवांस लेवल की 11th क्लास में है, तो वो 6th क्लास में तो नहीं है। तो आप वहां से 6th क्लास से उसको कैसे लिंक कर सकते हैं? वो क्वेश्चन डेफिनेटली बाय काउंटिंग भी हो सकता था, लेकिन दिस इज नॉट फिजिबल इन द एग्जामिनेशन हॉल कि आप एक ही क्वेश्चन पे 20 मिनट लगा दें। तो 2 घंटे का तो पूरा टाइम ही होता है। तो ओवरऑल जो पेपर था वो इतना ज्यादा, अगर आप काउंटिंग बेसिस पे और बेसिक न्यूमरेसी के बेसिस पे जाएंगे, तो डेफिनेटली इट इवन 2 hours इज नॉट सफिशिएंट। ओवर टू यू सुयश नाउ।
देखिए इसमें बस एक छोटा सा पॉइंट जो आपने कहा कि ये बेसिक न्यूमरेसी के सवाल थे। यदि 2 into 2 = 4 ये क्लास 2 का बच्चा भी करता है, ये मल्टीप्लीकेशन है। अब 2 पे पावर 2 इंटू 2 के पावर 2 ये भी एक मल्टीप्लीकेशन है जो मैथ ऑनर्स का बच्चा करता है। तो आप बेसिक जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को आप देखेंगे एक तरीके से वो आपको बेसिक न्यूमरेसी कह सकते हैं आप, लेकिन उसमें लेवल का फर्क होता है। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी में जो टॉपिक्स हैं या बायोलॉजी में टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट टॉपिक्स उठा लीजिए, वो क्लास 6 7 में भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से रिप्रोडक्शन के टॉपिक्स वो क्लास 8 9 10 में भी रहते हैं और उस पर डॉक्टर्स एमबीबीएस पीएचडी भी करते हैं। तो दोनों के लेवल में फर्क होता है। तो आप ये कह रहे एक हैं तो कि पहली चीज जस्ट बिकॉज एक टॉपिक जी। एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से शुरू हो जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सॉल्व भी किया जा सकता है जिस भी हाँ लेवल का आ जाए। हाँ यही ठीक है। एग्जैक्टली। और दूसरा सबसे सबसे बड़ा इससे इंपॉर्टेंट आता है ये टॉपिक आप जैसे कि आयुषी ने बहुत अच्छा कहा कि आप एक क्वेश्चन पे आप एक्सपेक्ट करें कि बच्चा आधा घंटे लगा के 20 मिनट लगा के एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले इसलिए वो क्वेश्चन वाइबल है, तो दैट इज समथिंग नॉट प्रैक्टिकल। आपको देखना होता है कि 2 घंटे में बच्चे को एटलीस्ट 40-50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं इफ दैट पर्सन इज अ सीरियस कैंडिडेट एंड वांट्स टू क्वालिफाई। तो उस केस में आप कितने क्वेश्चन प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं, उस टाइम ड्यूरेशन में पॉसिबल है। बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूपीएससी टू डिसाइड। ये सारी चीजों का ध्यान उन्हें पहले से रखना चाहिए। अब सर इस पे भी मैं जी आपको ये कहूंगी कि एक और चीज जो हमारी छूट गई थी, मैम ने ये कहा था कि यूपीएससी का पेपर आप देखिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होते जा रहा है सीसैट जब से आया तब से। तो मैम ऐसा इसका काउंटर तो ये भी है कि हर पेपर मुश्किल होता जा रहा है, चाहे वो आप नीट उठा के देख लीजिए, चाहे वो आप एसएससी के पेपर्स उठा के देख लीजिए, तो हर पेपर मुश्किल हो रहा है और हर कोई क्लियर कर रहा है इससे। तो फिर यूपीएससी क्यों? मतलब पहले जो पढ़ाई होती थी उस पढ़ाई से आज टॉपर्स कर ही नहीं सकते, उस लेवल के जो टॉपर्स हैं वो आज पेपर ही नहीं क्लियर कर सकते ढंग से, इफ आई मे से सो। तो सब अडॉप्ट कर रहे हैं, तो फिर यूपीएससी के बच्चों को क्यों इतनी दिक्कत है? देखिए सबसे बड़ी बात है, एक डिफरेंस होता है डिफिकल्टी लेवल में और एक डिफरेंस होता है अनफेयरनेस में। मैं ये स्टेटमेंट देती हूँ यूपीएससी पेपर वाज अनफेयर, ठीक है। और आपने जो बात बोली डिफिकल्टी, तो मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। सबसे पहले जो गैजेट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि क्लास 10th लेवल की न्यूमेरेसी पूछी जाएगी, ये ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन में कहा है। उसके बियॉन्ड जाके जब आप आउट ऑफ सिलेबस जाते हो तो वो हर एक के लिए जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है ना, उस हर एक के लिए उस समय वो डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसको लगता है ये सवाल तो मुझे आ ही नहीं रहा। अच्छा दूसरे सवाल पे पहुंचे तो फिर से लगता है ये तो आ ही नहीं रहा। लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल से हम लोग बाहर आए तो हमें उसके बाद समझ में आया, जब हमने आपस में डिस्कस किया, दैट दिस पेपर वाज अनफेयर, नॉट जस्ट डिफिकल्ट, ये अनफेयर था। यहाँ पर फिर से वही बात आ रही है कि जब आप क्वेश्चन पेपर, एक आपको एक एग्जांपल मैं ये भी बताती हूँ, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो इस साल 2022 के फाइनल मेरिट लिस्ट में हैं और उन्होंने पब्लिकली अपनी स्टेटमेंट दी है, टॉप रैंकर्स हैं, और उन्होंने पब्लिकली स्टेटमेंट दी है कि अगर इस साल वो पेपर लिख रहे होते सीसैट के पेपर में तो वो प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाते। आप सोच के देखिए ये कितना इनजस्टिफाइड है कि क्योंकि पिछले साल वाले कैंडिडेट सीसैट क्लियर करके आगे बढ़ गए तो वो फाइनल मेरिट लिस्ट में है, लेकिन वही कैंडिडेट अगर इस साल के पेपर में होते तो उनको ये टैगलाइन दे दी जाती कि आपके पास एप्टीट्यूड नहीं है, भले ही आप फाइनल मेरिट लिस्ट में है लेकिन आपके पास एप्टीट्यूड नहीं है क्योंकि सीसैट का पेपर आपको क्वालिफाई नहीं हो पाया। दिस इज हाईली फॉर दैट इनजस्टिफाइड। मैटर इस चीज पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। ये आपका काउंटर नहीं है, ये शायद आपसे अलाइन करता है ये व्यू, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने क्लियर किया है, वो 2022 के टॉपर्स हैं, उन्होंने प्रीलिम्स भी लिखा लेकिन उनका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ। अब इसका रीजन सीसैट है या क्या है ये ऑफ कोर्स मैं नहीं कह सकती यहाँ पे, लेकिन उनका बहुत सारे बच्चे, कम से कम 4-5 लोगों को मैं जानती हूँ जो टॉपर्स हैं 2022 के, बट दे कुडंट क्लियर दिस ईयर्स प्रीलिम्स। तो ठीक है, लेकिन एक और बात हम यहाँ पे करेंगे कि सर 10th लेवल की जब हम बात कर रहे थे तो जी एक और चीज थी वो कि क्या हो गया अगर क्वेश्चंस थोड़े बहुत बाहर से पूछ भी लिए तो इट डजेंट मैटर राइट, क्योंकि अब ये भी किसी सीसैट के टीचर ने कहा है और काफी जाने माने टीचर, और बहुत सारे लोग अच्छा उनमें बिलीव करते हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगी। तो उनका जी ये जी कहना है कि इट वाज ऑल अबाउट चॉइस
and that is what comes with practice. Choice of questions, the right choice of questions, the right number of questions. You just had to pick 27 comprehension के questions, क्योंकि हम जानते हैं 27 जो questions थे, which is the 34% of the entire paper, वो कॉम्प्रिहेंशन के थे. तो वो तो हर कोई कर सकता है. कोई ये नहीं कह सकता कि किसी को इंग्लिश नहीं आती या हिंदी उतनी नहीं आती. यू नो देयर यूपीएससी को जाता है सब कुछ. तो 27 क्वेश्चंस ये, बाकी थोड़े बहुत ढूंढ के आसान क्वेश्चंस और 40 क्वेश्चंस बन जाते या 35 क्वेश्चंस बन जाते. तो इस पे आप क्या कहेंगे? तो क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं और मेरे पास ये मेल्स आए हैं और उन्होंने कहा है. सबसे पहले थैंक यू, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लाया और मैं इसको थोड़ा डिटेल में एड्रेस करना चाहूंगा. बिल्कुल. आपने स्टार्टिंग की में कही कि आपको बस 27 या 28 लेट से 30 क्वेश्चंस आपको पिक करके सॉल्व करने थे. अब सवाल देखिए, जैसे ही आप ये स्टेटमेंट बोलते हैं, आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली एग्री कर रहे हैं कि एटलीस्ट 20-30 सवाल जो हमने इस साल कैट के पिटीशन में बाकायदा दिखाया है रिसर्च करके कि ये क्वेश्चन IIT JEE एडवांस के इस साल के इस पेपर से सीधे सीधे उठाए हुए हैं, ये क्वेश्चन GMAT के इस साल के इस क्वेश्चन नंबर से सीधे सीधे कॉपी पेस्ट है, ये क्वेश्चन कैट के इस बुक से सीधे सीधे कॉपी पेस्ट है. वो हमने 30 क्वेश्चन की पूरी लिस्ट दी है कि व्हाई द पेपर वाज आउट ऑफ सिलेबस. अब देखिए, आप 50 में से आप 30 क्वेश्चन को जब आउट ऑफ सिलेबस कर देते हैं तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रह जाते हैं? नॉट 80, 50. तो 30 क्वेश्चन तो आपके बाहर हो गया. अब जो आइए 50 में से आपने कहा कि 27 तो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन थे. आपको यही 2019 से 2023 का डेटा हमने ये कोर्ट में भी एनेक्सर प्रेजेंट करा है अपने पिटीशन में और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट भी है. तो उसमें बहुत सारे पैसेजेस के ऐसे आंसर थे जो एम्बिगुअस थे. एम्बिगुअस क्यों थे? फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं ये कहूं कि अंग्रेज, एक पैसेज दूं कि यदि उसमें पैसेज में ये लिखा हो अंग्रेज भारत आए, भारत में उन्होंने रेलवे लाइंस की नींव रखी, भारत में उन्होंने पोस्टल कम्युनिकेशन की नींव रखी, भारत में उन्होंने सड़कें बनवाई, भारत में उन्होंने पुल बनवाए. अब सवाल ये आता है, क्या अंग्रेज भारत के लिए अच्छे थे? बच्चा यदि पैसेज की बेस पे उसको आंसर करेगा तो बोलेगा हाँ अंग्रेज अच्छे थे, क्योंकि पैसेज में इतने सारे फायदे आप गिना रहे हैं. लेकिन यूपीएससी जब आंसर की देती है तो ये नहीं देखती कि पैसेज में क्या लिखा है. वो पूरे आर्टिकल का सोर्स ट्रेस करते हैं कि आर्टिकल लेट्स से के लिए पैसेज किसी बुक से उठाया हुआ है. उस पूरे बुक में यदि ये कहा गया कि अंग्रेजों ने भारत में गुलामी की और वो पैसेज में मेंशन नहीं है. पैसेज में ये मेंशन्ड है कि अंग्रेज ने भारत में रेलवे की नींव रखी, सड़क की नींव रखी, पोस्टल कम्युनिकेशंस किया. तो ये सारी चीजें पैसेज के बेसिस पे उसका आंसर आ रहा है कि अंग्रेज भारत के लिए अच्छे थे. लेकिन होलिस्टिक बेसिस पे देखिए, आर्टिकल के बेसिस पे देखिए, जो कि पैसेज में मेंशन नहीं है, उसके बेसिस पे आंसर आ रहा है कि अंग्रेज ने भारत के साथ गलत किया, अंग्रेज भारत के लिए अच्छे नहीं थे. तो आप दोनों में एम्बिग्विटी समझ पा रही हैं आप. और यही कारण है कि आप पिछले 2016-17 से लेकर 2023 तक के आप 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट का आंसर कीज निकाल के देख लीजिए, जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और यूपीएससी की आंसर की निकाल के देख लीजिए. पैसेजेस की खासतौर पर बात करें, कम से कम हर साल आपको 5 से 6 क्वेश्चंस में आंसर अलग अलग लिखते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि उन पैसेजेस में सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है और कहीं कहीं सब्जेक्टिविटी का लेवल एक तरीके से अनफेयरनेस की तरफ जा रहा है, जहां पे आप पैसेज में कुछ और बात कहते हैं लेकिन एक्चुअल जब आंसर की देते हैं वहां पे आप कुछ और चीज डिटरमाइन करते हैं. और ये हमने पूरा रिसर्च करके कोर्ट में डाला है अपने एनेक्सर्स में कि क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं. तो जो 27 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के आप बता रही है, उसमें भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, उसके भी कोई क्लियर कट आंसर्स नहीं है. तो इसलिए ये कहना 27 सवाल बहुत ईजी थे. और आप जिन शिक्षक का नाम ले रही हैं, नाम तो आपने खैर नहीं लिया, जिन शिक्षक के बारे में आप कह रही हैं, तो मैं कहूंगा कि एक बार पिछले 2015 से 23 तक के सारे पैसेज को वो अटेम्प्ट कर ले और उनकी आंसर यूपीएससी के आंसर से मिले और देख लें कि उसमें से 33% भी आ पाते हैं या नहीं. वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है. दूसरी चीज जो आपने कहा कि ये 10th लेवल के एक तरीके से वो जस्टिफाई कर रहे हैं सवाल है, तो मेरा बहुत हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह है कि आप पूरे भारत से क्लास 10th के 15 या 20 बच्चों, 50 बच्चों को भी ले लीजिए और उनको इस साल का शीर्षक का पेपर दे दीजिए. अब फिर चूंकि आपके हिसाब से 10th लेवल के हैं और क्लास 10th के बच्चे भी एग्जाम देंगे तो वो तो कम से कम वो तो पाने चाहिए. फिर देख लीजिए कितना आता है. तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप 2 घंटे में आप ये चाहते हैं कि बच्चे के अंदर से आर्यभट्ट, रामानुजन और विलियम शेक्सपियर पैदा हो जाए
और वैसे भी जब खासतौर पे जो बच्चा 2 घंटे में जीएस का इस साल का पैटर्न देखेंगे, आपको एक पूरा आउट ऑफ जो पैटर्न था हाईली हाईली अनकन्वेंशनल और एक फ्लूकिज्म को प्रमोट कर रहा था। अभी आयुषी आपको डिटेल में बता भी देंगे कैसे फ्लूकिज्म को प्रमोट कर रहा था। उसके बाद बच्चा 3 घंटे के लिए सेंटर से बाहर जाता है, दिल्ली की गर्मी में 50 डिग्री टेम्परेचर रहती है। एंड लेट मी टेल यू, यूपीएससी एग्जामिनेशन इज नॉट अ टेस्ट ऑफ इम्यूनिटी, इट्स अ टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस एंड नॉट ऑफ इम्यूनिटी। और वहां पे आके एग्जामिनेशन सिनेरियो में आप ऐसे सवाल देते हैं जहां पे आप 30 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस कह के वो सवाल पहले से खत्म कर देते, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा बाकी आपके पास 50 सवाल तो थे, उसमें से आप कर लीजिए। और उसमें से 27 सवाल के जो पैसेज के क्वेश्चन थे उसमें एम्बिगुअस आंसर्स आ जाते हैं कि यदि 10 लोगों के हिसाब से बी आ रहा है और आपके अंदर से अचानक से निर्वाणा जगता है कि नहीं इसका आंसर बी नहीं, इसका आंसर ए होगा। और क्यों ए होगा, आंसर की का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आता। क्यों किसी पैसेज के 2 आंसर दे देती है यूपीएससी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आता। क्यों किसी साल किसी क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया जाता है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आता। तो आप देख रहे हैं कितने सिस्टमैटिक लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं। तो सर आप एक तरह से अकाउंटेबिलिटी पे भी क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्योंकि रिकॉग्निशन जो सबमिट किए हैं, ठीक है, एक अकाउंटेबिलिटी पे। और बस एक बात मान, एक चीज जो आपने बोली कि ये इम्यूनिटी का टेस्ट नहीं है, लेकिन ये आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, आपकी प्रेपरेशन या जो भी आपने किया है उसका टेस्ट है। लेकिन सर हम तो कब से सुनते आ रहे हैं कि है तो इट इज यूपीएससी इज मोर देन लाइफ। यूपीएससी आपकी हर चीज को टेस्ट करता है और बहुत लोग इसको जस्टिफाई भी करते हैं। सर बहुत लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही है, ये बात आप जानते हैं, और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सिर्फ प्रेपरेशन नहीं और भी तरह से खुद को प्रिपेयर करें। तो टेस्ट तो है ये, और ये चीज आप पे लगेगी अगर आप क्लियर नहीं करते कि आप केपेबल नहीं थे हर तरह से होलिस्टिकली। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? या मैम आप सबसे पहले अच्छा कोई भी यदि आयुषी दे बोलना चाहें तो बोल जी। नहीं आप बोलिए। सबसे पहले जो आपका सवाल था कि ये इम्यूनिटी का जो मैंने स्टेटमेंट दिया वो इम्यूनिटी का टेस्ट नहीं है, कॉम्पिटेंस का है। ये सवाल, इस स्टेटमेंट के पीछे लॉजिक समझिए आप। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा 3 साल पहले लेके जाता हूँ। कोविड के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे जब पूरे देश भर में महामारी फैली थी, सारे एग्जामिनेशंस की डेट पोस्टपोन हुई, कैंसिल हुई, या जो बच्चे नहीं अटेम्प्ट कर पाए किसी भी रीजन से, उनको एक एक्स्ट्रा चांस दिया गया। यूपीएससी सिंगल बॉडी है जिसने वैसे बच्चे, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने प्रीलिम्स के बाद 2 महीने, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो एम्स में डॉक्टर हैं, प्रीलिम्स के बाद 2 महीने उन्होंने फ्रंटलाइन ड्यूटी करी, लेकिन किसी के घर में कोविड की वजह से किसी की डेथ हो गई या लेट्स से किसी को कोरोना हो गया, वो एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट नहीं हो पाए, उनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं मिला। अब समझिए वैसे बहुत सारे बच्चे जो कोरोना के बावजूद मेंस देने गए या प्रीलिम्स के टाइम पे एग्जाम देने गए, वैसे बच्चों को यदि आप ऐसे पर्सपेक्टिव में रह के देखेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक नाइंसाफी है। और वहां से मैं आपको इस पे लेके आता हूँ कि इस साल क्या हुआ था कि जो आपने कहा यूपीएससी आपको बहुत तरह से टेस्ट करती है, बिल्कुल करना भी चाहिए और ये होना भी चाहिए, लेकिन टेस्ट की अपनी एक मर्यादाएं होती है। मैं आपको ये बोलूं कि अच्छा मैडम आपका कल हिस्ट्री का टेस्ट है, और जब आप हिस्ट्री के टेस्ट में आए मैं आपको मैथ्स के क्वेश्चन डाल दूं या बायोलॉजी के क्वेश्चंस डाल दूं और फिर बोलूं अच्छा आपको तो सब आना चाहिए, ये आपने अब तक क्या पढ़ा है सबका टेस्ट है, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा एक नाइंसाफी है और एक इसी को हमने एक अनफेयरनेस का नाम दिया है जो आप बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। फेमस वो यूट्यूब पे भी उनका चैनल है, आई डोंट नो कि उनके चैनल का नाम क्या है, पर मैंने उनको ये कहते सुना था जब ये प्रीलिम्स कंडक्ट किया गया कि पूरे साल आपको प्रिपेयर किया गया कि आपको लकड़ी काटनी है, और लेकिन फिर वहां पे कह दिया कि तैर के दिखाओ। तो ये चीज आई थिंक वो आप रिलेट कर पाएंगे उससे। हाँ जी, हाँ अब आप डन है? मैं सुयश की ही बात पे कुछ ऐड करना चाहती हूँ। जो आपने क्वेश्चन पूछा था, आपने स्टेटमेंट दी थी कि ठीक है आपको कुछ क्वेश्चन थे तो सॉल्व करने थे, अगर आप मैथ्स के क्वेश्चंस बाहर से आए हुए थे आउट ऑफ सिलेबस से, तो आपके पास बाकी क्वेश्चंस तो थे। अगर आप देखें बाकी क्वेश्चंस क्या थे, मोस्टली कॉम्प्रिहेंशंस थे। आप सोच के देखिए, हम भारतीय हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी मीडियम वाले सीसैट में और रीजनल लैंग्वेज वाले सीसैट में ये वो वर्ग है, ये वो सेक्शन है जो सबसे ज्यादा डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे है।
क्योंकि मैं खुद मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हूँ। जब मुझे समझ में आया कि ये कुछ गड़बड़ है मैथ्स में, तो मेरा सबसे पहला यही था कि ठीक है, स्विच टू कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन कभी मेरी फर्स्ट चॉइस नहीं रहती है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन जैसे तैसे करे, और मैं अभी भी सीसैट में बाउंड्री लाइन के आसपास हूँ। लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्यों है? क्योंकि जो पैसेजेस एग्जामिनर होता है, वो एग्जामिनर पैसेजेस इंग्लिश में सिलेक्ट करता है और गूगल ट्रांसलेशन के थ्रू उन्हीं पैसेजेस को हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है, और वो हिंदी कन्वर्जन बिल्कुल 100% ठीक नहीं होती है। उसकी ट्रांसलेशन, आई डोंट बिलीव दैट इट इज अ गुड ट्रांसलेशन। तो हिंदी वाले, उनको सबसे ज्यादा इश्यूज होता है कि कॉम्प्रिहेंशन के भरोसे वो नहीं बैठ सकते। आप आपके पास सोचिए मैम इसका कि कुछ प्रूफ हाँ, है कि सिर्फ गूगल ट्रांसलेशन से कॉपी पेस्ट होता है या उसमें कोई एफर्ट्स नहीं जाते, ऐसा कुछ? हैव यू डन देखिए, ये समथिंग ऑन चीज इट? पहले भी बात उठती आई है, और इन्हीं सब रीजंस के कारण सीसैट को रिमूव करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट में भी यूपीएससी ने यही रेफर किया था कि आप इसको पूरा का पूरा जो सीसैट का पेपर है, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। और उसका रीजन यही था, कॉम्प्रिहेंशन जितने भी आते हैं वो इंग्लिश में ही चूज करे जाते हैं, और उसके बाद ट्रांसलेटर गूगल से करा जाता है। तो कोई मैनुअली हिंदी में उसको ट्रांसलेट नहीं करा जाता। हाँ, भले इतना जरूर होता है कि ट्रांसलेशन के बाद उनको एक बार रीड करा जाता है, बट वो एक कॉम्प्रिहेंशन जो है हिंदी मीडियम के हिसाब से, दिस इज नॉट गुड टू रीड। साथ में एक और बड़ी चीज है, मान लीजिए मुझे इंग्लिश भी आती है, मुझे हिंदी भी आती है, लेकिन हमारे साथ ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि रीजनल बैकग्राउंड के भी होते हैं। मान लीजिए किसी को, कोई मराठी मीडियम से है, कोई कन्नड़ मीडियम से, कोई मलयाली मीडियम से, कोई तमिल मीडियम से। तो ऐसे मीडियम वाले कैंडिडेट्स, उनको हिंदी तो आती नहीं, इंग्लिश हो सकता है उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वो मोस्टली मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग पे ही डिपेंडेंट होके जाते हैं सीसैट को क्लियर करने के लिए। अब आप खुद सोचिए, इस बार के पेपर में जो हुआ, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग वाले पेपर में इतने सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे, तो कॉम्प्रिहेंशन वाज नॉट देयर कप ऑफ टी। तो ऐसे में वो कैंडिडेट सबसे ज्यादा सफर करें, उन्होंने सबसे ज्यादा सफर किया। तो ये एक ऐसा, हाँ, तो अब बात आ रही है कि एक पर्टिकुलर रंग जो है वो डिसएडवांटेज पे है, और एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ लोगों को शायद डिसएडवांटेज मिलता है। सेक्शन बाय सेक्शन आई मीन, जिनका शायद फोटे हो बहुत ही अच्छी इस तरह की कैलकुलेशन या मैथमेटिकल एक्सपर्ट्स जो भी। लेकिन अब सर यहाँ पे ये कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मेरे सारे फ्रेंड्स इंजीनियर्स हैं और उन सब ने इस बार का प्रीलिम्स लिखा है, और सब आईआईटीज और एनआईटीज में है, लेकिन उनमें से किसी का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। तो ये तो बिल्कुल नहीं है बिल्कुल। कि ये इंजीनियर्स को एडवांटेज करता है। तो ये तो मैं शायद नहीं मान सकती, क्योंकि मेरे सारे ही फ्रेंड्स आईआईटीज और एनआईटी से हैं, एंड दे आर नॉट क्लियरिंग दिस ईयर्स प्रीलिम्स बिकॉज ऑफ द सीसैट। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट एग्जैक्टली एग्जैक्टली आपके इसी सवाल में पूरे जो आपने पिछले 8 सवाल पूछे हम दोनों से, उस सारे सवालों का आंसर है। आपने कहा कि पेपर 10th लेवल का है, जो आपने कहा अच्छा ये तो क्लास 6 के ट्रिक से भी सॉल्व किया जा सकता था, अच्छा आपको तो साल भर पढ़ के आना चाहिए था। सारे सवालों का जवाब आपके इस सवाल में है। जब आपके अपने दोस्त जो आईआईटी से हैं, एनआईटी से हैं, आईएम से हैं, जब उनका क्लियर नहीं हो रहा है, तो फिर आप कहें कि पेपर 10th लेवल का है। मुझे लगता है थोड़ा सा जो भी लोग ये बात कहते हैं, अपने अंदर झांकना चाहिए। और जो आपने मुझसे क्या, मुझे इस पे क्या कहना है कि इस साल के पेपर को आप देखा जाए तो जीएस में बहुत सारे अराउंड 47 क्वेश्चंस में जो फ्लूकिज्म को प्रमोट करने वाली बात है। फॉर एग्जांपल, यदि क्वेश्चन में कहा गया कि चार ऑप्शंस दिए थे और आपको उसमें बताना था कि हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट, only 1 pair is correct, only 2 pair is correct, 3 pair और all the 4 pairs are correct। अब लेटेस्ट से किसी क्वेश्चन में ए और डी गलत आंसर है और बी और सी सही आंसर्स हैं। अब किसी बच्चे को ये लगता हो कि ए और डी सही है, जो कि एक्चुअल में गलत है, और उसने उस बेसिस पे मार्क किया only 2 pair is correct। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बात क्या होती है। बात ये होती है कि only 2 pair करेक्ट, वो तो सही आंसर है यूपीएससी के हिसाब से, लेकिन कौन से 2 पेयर? तो आप नॉलेज को टेस्ट नहीं कर रहे हैं बच्चों के, आप यहाँ पे एक लक फैक्टर को प्रमोट कर रहे हैं, आप एक तुक्केबाजी फ्लूकिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये तो हुई जीएस की कहानी, और इसी तरह सेम कहानी सीसेट में भी है। तो
यदि दोनों को आप एक पर्सपेक्टिव में रख के देखें तो मुझे बस यही कहना है कि इस साल के पेपर पे यूपीएससी जिस तरह भी निगाह कर गया, यूपीएससी जिस तरफ भी निगाह कर गया, सीसैट हो या जीएस सब तबाह कर गया। तो इस साल के लिए यही कहें तो ज्यादा बेहतर है। ओके सर, लेकिन इस बात पे भी मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं अपने ऑडियंस को ये बता रही हूँ कि एक एमपी है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने आई थिंक यूपीएससी को ही लेटर लिखा है, ही इज़ एन एक्स ब्यूरोक्रेट ऑल्सो, और उन्होंने ओलंपिक्स की टीम को ट्रेन भी किया है, शूटिंग की टीम को। तो उन्होंने जो अपना आई थिंक लेटर लिखा है यूपीएससी को, उसमें भी ये बात लिखी है कि ये फ्लूकिज्म को प्रमोट करता है। जीएस वन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीसैट हियर, क्योंकि वही कि आप कौन सा समझ रहे हैं पैर ठीक है, तो वो वाली चीज़। और लेकिन एक और सवाल सर, आपने कहा कि जब आपके फ्रेंड्स नहीं क्लियर कर पा रहे, जो इंजीनियर्स हैं, आईआईटी से हैं, एनआईटी से हैं, तो इसका रीज़न ये भी तो है कि शायद वो उन कैलेस बिहेवियर की वजह से, शायद वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो कि हम एक सर्टेन बैकग्राउंड से आते हैं, तो मतलब अभ्यास की कमी है बेसिकली। तो घुमा फिरा के बच्चों पे ही तो ओनस आ जाता है। मैम, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगी? मैं सबसे पहले तो ये सबको क्लियर करना चाहूंगी कि ये पूरे भारत में एक बहुत बड़ी मिथ है कि यूपीएससी भगवान है और वो कभी कोई गलती नहीं कर सकता। ये एक बहुत गलत, वेरी रॉन्ग मिथ, क्योंकि यूपीएससी हैज कमिटेड सो मेनी मिस्टेक्स, not just in this year examination but also in previous year examination. But I would say that it is a stubborn, opaque body. We respect UPSC as a constitutional body, but it has now become a stubborn, opaque body. कोई अथॉरिटी गलती करे, गलती को हाईलाइट किया जाए और गलती को समझ के उसको एड्रेस करके अपनी गलती का सॉल्यूशन भी कर दे, वो बेस्ट होता है, क्योंकि गलतियां किसी से भी हो सकती है। एट लास्ट यूपीएससी को चलाने वाले बोर्ड मेंबर्स, दे आर आल्सो ह्यूमंस। लेकिन बार बार गलतियों को हाईलाइट करने की जरूरत पड़े और उसके बाद भी गलती आप ना अपनी गलती एड्रेस कर पाओ, तो ये बहुत गलत बात है। और मेरे मन में और सारे एस्पिरेंट्स के मन में इस समय ये ख्याल आ रहे हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने जब संविधान बनाया था तो वो किससे बनाया था? आज के लिए, कि आज अमृतकाल के समय में एक संवैधानिक संस्था अभ्यर्थियों के साथ धोखा करे। आज हर एक अभ्यर्थी ऐसा महसूस कर रहा है कि उसकी मेहनत के साथ, उसने इतनी मेहनत, लगन, श्रद्धा, निष्ठा के साथ जो इतना सब कुछ काम किया ना, अपना समय दिया, वो धोखा महसूस कर रहा है। उसके लिए यूपीएससी कमिटेड अ फ्रॉड, एंड राइट नाउ वी आर इन अ पोजीशन wherein UPSC is not ready to listen to us. लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमें पता है हमारा केस बहुत स्ट्रांग है और हमें पूरा ट्रिब्यूनल कैट पे पूरा भरोसा है, कोर्ट पे पूरा भरोसा है, और हम 100% श्योर है कि हमारा केस जो है वो बहुत स्ट्रांग है, हम केस जरूर जीतेंगे and justice will be delivered at last. It will be definitely delivered, but we really want UPSC to learn from the mistakes and not to commit these mistakes in the future, and at the same time we're looking for the redressal of the mistakes that they have done. Okay sir, so finally we will just end the video after I ask the question. आपने कहा कि हम चाहेंगे कि यूपीएससी हमारी ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करे, तो आपकी एक फाइनल अपील क्या है आप दोनों की, अगर आप ऑडियंस तक अपनी कोई बात पहुंचाना चाहें या कुछ भी? देखिए, सबसे पहले दो चीजों पे, नंबर वन इस 2023 के लिए क्या है और फिर आगे के लिए क्या है। 2023 के लिए हमारी ये मांग है, क्योंकि क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस हैं और आपने 2019 सीडीएस में कट ऑफ को कम किया है, कन्वेंशन है, और जो मैंने साइट के जजमेंट गुंजन सिन्हा जैन वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, उसके बेसिस पे 2023 के लिए वन टाइम मेजर, या तो आप सीसैट की कट ऑफ को 33 से 23% रिड्यूस कीजिए जैसा कि आपने पहले किया है, या फिर ग्रेस मार्क्स अवॉर्ड कीजिए, मींस फुल मार्क्स इन ऑल क्वेश्चंस, बात दोनों बराबर है। और अगले साल से 2024 के लिए आप जो सीसैट अपनी विजन डॉक्यूमेंट में आप कहते हैं कि सीट भी रिमूव, हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं अपनी रिपोर्ट पे इम्प्लीमेंटेशन कर लीजिए। सबसे और उससे ज्यादा एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो पैंडेमिक आया था, जो वैश्विक महामारी थी,
2020, 2021 में और 22 में भी बहुत हद तक, और 23 में। तो ये जो पूरा पैंडेमिक साइकिल है, जहां पे बाकी सारे एग्जामिनेशन बॉडीज में सबको एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा दिए गए। तो हमारी मांग है कि पूरे पैंडेमिक ईयर्स में जितने बच्चे अपीयर हुए एज अ वन टाइम मेजर, उन सबको एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मिलने चाहिए, बिकॉज ये पूरे ग्लोबल लेवल की बीमारी थी। और कुछ लोग इस पे ये कहेंगे, अच्छा मान लीजिए कल को कोई बाढ़ आ जाए, उससे भी एक्स्ट्रा टर्म मिलना चाहिए क्या? तो सवाल ये है कि ये बीमारी और बाढ़ में दोनों में अंतर है। ग्लोबल पैंडेमिक है और बाढ़ जो है एक लोकलाइज एरिया में होती है, और यदि पूरे भारत में बाढ़ मान लीजिए तो यूपीएससी को देना पड़ेगा, बिकॉज है इशू होता है वहां पे। Similarly, because pandemic was an international calamity, it was an international disaster. So we request कि हमारी थर्ड डिमांड ये है कि इस पे एक 2 कंपनसेशन अटेम्प्ट मिलने चाहिए। इसके अलावा फोर्थ डिमांड ये है कि एक लैटरल एंट्री में जो अनियमितताएं होती है उसकी, बिकॉज मान लीजिए सीसेट में, प्रीलिम्स में बहुत सारे बच्चों का इस वजह से भी कहीं ना कहीं उनके साथ एक अन्याय होता है, क्योंकि लैटरल एंट्री प्रोसेस में एक तो सोशल जस्टिस नहीं है, एक उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो आपने, और सीसेट में वैकेंसीज आप देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यूज में 2014 में लगभग अराउंड 1200-1300 वैकेंसी थी, और ये घट के 18-19 में 600, 700, 800 वैकेंसी पे आ जाती है। ये जो ड्रास्टिक रिडक्शन ऑफ वैकेंसीज होता है, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जिनमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत काबिलियत है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते बिकॉज सीट्स कम हो जाती है। तो एक बहुत बड़े लेवल पे चीजों में फ्लॉ है, हम वो सारी चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं। तो हमारी यही मांगे हैं कि इन चीजों पे यूपीएससी ध्यान दे, और इस पे जो अप्रोप्रिएट एक्शन होता है वो बिल्कुल जितनी जल्दी हो सकते उतनी, बिकॉज टाइम भी बीतता जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। ओके मैम, आप कुछ एक लास्ट नोट? मैं लास्ट नोट यही कहना चाहूंगी फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल एज फ्रॉम द यूपीएससी, कि हमारे प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि मन की बात सुनाते हैं, और हम बहुत खुशी से उनकी मन की बात सुनते हैं। लेकिन ये एक रिक्वेस्ट है हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, क्या आप छात्रों की मन की बात सुन सकते हैं? क्या आप जो ये आवाज उठ रही है उसका समर्थन करते हुए, हमारी डिमांड्स को समझते हुए उनमें उस पर अमल कर सकते हैं? तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। और मेरे ख्याल से ये जितनी भी डिमांड्स हमारी हैं वो एक समावेशी समाज को ध्यान में रखते हुए बनाया है, एक इंक्लूसिव सोसाइटी को, क्योंकि यूपीएससी इस समय जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट जा रहा है, एंड वी रियली डू नॉट वांट दिस टू हैपन। So we Indians want an inclusive society. That's all from my side. Thank you very much. Thank you so much. It was actually very nice having you on the channel. I hope the audience would now decide if they're convinced with either side or not. So thank you so much. चलो, थैंक यू।